पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में हम थारिस्टर पर बेस्ड 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, थर्मल रेजिस्टेंस इन एसीआर हैज़ यूनिट, यानी कि एसीआर में जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है उसका यूनिट क्या होता है। तो थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट होता है डिग्री सेंटीग्रेड बटा वाट, यानी कि जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो आपका टेम्परेचर का डिफरेंस और पर यूनिट पावर फ्लो ये होता है। तो ऊपर वाले का जो यूनिट है वो हो गया डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे वाला का यूनिट हो गया वाट, इसलिए थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट होगा डिग्री सेंटीग्रेड पर वाट। एंड हीट सिंक आर मेड फ्रॉम एल्युमिनियम, और हीट सिंक जो लगाया जाता है थारिस्टर के लिए तो वो एल्युमिनियम का बना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन, इन एन यूजेटी विथ VBB एज द वोल्टेज अक्रॉस द टू बेस टर्मिनल्स द इमीटर पोटेंशियल एट पीक पॉइंट इज गिवन बाई, यानी कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए अगर VBB बेस के क्रॉस का पोटेंशियल है तो उसका इमीटर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता है वो पूछा गया है। तो जो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप देखें तो इसमें दो रेजिस्टेंस होते हैं और एक डायोड होता है, और ये जो है इसको B1, दो बेस टर्मिनल हैं B1 और B2, और ये आपका इमीटर टर्मिनल है। तो जो इमीटर टर्मिनल का जो एक्सप्रेशन है वो होता है आपका ईटा VBB प्लस VD, जहाँ VD क्या है, VD इस डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज है और VBB क्या है, इन दोनों बेस टर्मिनल के अक्रॉस का वोल्टेज है VBB। और ईटा क्या है, ईटा को स्टैंड ऑफ रेशियो कहते हैं, वो होता है आपका ये रेजिस्टेंस अगर RB1 है, अगर ये रेजिस्टेंस RB1 है तो ईटा इक्वल टू होता है RB1 बटा RB1 प्लस RB2। तो ये इसको ईटा कहा जाता है स्टैंड ऑफ रेशियो। तो जो एक्सप्रेशन है इमीटर वोल्टेज का वो एक्सप्रेशन होता है आपका ईटा VBB प्लस VD, यानी कि ये दोनों जो बेस टर्मिनल के अक्रॉस का वोल्टेज इंटू ईटा यानी स्टैंड ऑफ रेशियो प्लस डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन एन यूजेटी इज यूज्ड फॉर ट्रिगरिंग एन ACR द वेव शेप ऑफ द वोल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूजेटी सर्किट इज, यानी कि जब ACR को ट्रिगर करने के लिए यूजेटी का यूज़ किया जाता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का, तो यूजेटी सर्किट का जो आउटपुट पल्स है उसका वेव का शेप क्या होता है। तो जो ट्रिगर सर्किट है उसका जो वेव शेप है वो शॉ टूथ वेव होता है। शॉ टूथ वेव कहने का मतलब है कि जो आउटपुट पल्स है उसका नेचर कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार के पल्स होते हैं। तो इस प्रकार के पल्स को शॉ टूथ पल्स कहा जाता है। तो इसी प्रकार के पल्स यूजेटी का जो ट्रिगर सर्किट है तो उसके आउटपुट का वेव शेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यूजेटी इज यूज्ड फॉर ऑसिलेटर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ, यानी कि यूजेटी को यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर को ऑसिलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑसिलेटर के लिए यूज किया जाता है। इसके पीछे रीज़न है कि इस यूजेटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें निगेटिव रेजिस्टेंस होता है, निगेटिव रेजिस्टेंस पार्ट होता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस कहने का मतलब है कि वोल्टेज जब इंक्रीज करता है तो करंट इसमें डिक्रीज करता है। तो इस नेचर के कारण, इस कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण यूजेटी का यूज ऑसिलेटर के रूप में किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 5वां क्वेश्चन है, ए पावर सेमीकंडक्टर में अंडरगो डैमेज ड्यू टू, यानी कोई भी पावर सेमीकंडक्टर डैमेज हो सकता है किस स्थिति में। तो पहला ऑप्शन है हाई DI/dt, यानी कि जब करंट का रेट ऑफ चेंज है वो अगर हाई होगा तो सेमीकंडक्टर, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है वो डैमेज हो सकता है। लो DI/dt से कोई दिक्कत नहीं है, लो dV/dt से भी कोई दिक्कत नहीं है, और हाई dV/dt से भी कोई दिक्कत नहीं है। dV/dt अगर ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस
कैपेसिटिव करंट इसमें फ्लो होगा जो कि स्मॉल अमाउंट का होता है, इसलिए इससे भी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस डैमेज नहीं होगा। लेकिन हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर होगा तो इससे जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो डैमेज होगा, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइक्स आर मोस्ट सुटेबल व्हेन द सप्लाई वोल्टेज इज, यानी ट्रायोड एसी स्विच जो है, जो कि दो थारिस्टर्स का एंटी पैरेलल में कनेक्टेड थारिस्टर का कम्बिनेशन है ये ट्रायक। तो ये मोस्ट सुटेबल है, ज़्यादा सुटेबल कब है? जब एसी वोल्टेज जो है, जो सप्लाई वोल्टेज है वो आपका लो फ्रिक्वेंसी का एसी सिग्नल हो। तो लो फ्रिक्वेंसी एसी सिग्नल के लिए ट्रायक जो है वो मोस्ट सुटेबल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ड्यूरिंग टर्न ऑन प्रोसेस ऑफ ए थारिस्टर मैक्सिमम पावर लॉस अकर्स ड्यूरिंग, यानी कि थारिस्टर के टर्न ऑन प्रोसेस के दौरान मैक्सिमम पावर लॉस कब होता है? तो जब थारिस्टर टर्न ऑन होता है तो इसमें कई प्रोसेस होते हैं इसके टर्न ऑन में। पहला आपका होता है डिले टाइम होता है, फिर आपका होता है राइज टाइम, और फिर होता है स्प्रेड टाइम। तो ये 3 चरण में होता है टर्न ऑन प्रोसेस। जब एनोड करंट 0 से लेकर 10% मैक्सिमम वैल्यू का 10% तक राइज करता है तो उसको डिले टाइम कहा जाता है, और 10% से 90% तक जब करंट राइज करता है तो उसको राइज टाइम कहा जाता है, और 90% से जब फुल एनोड करंट फ्लो होता है तो उस पीरियड को स्प्रेड टाइम कहा जाता है। तो इस टाइम पीरियड में जो टर्न ऑन टाइम पीरियड है उस दौरान, जो राइज टाइम का जो पीरियड है उस दौरान मैक्सिमम पावर लॉस होता है, क्योंकि जो राइज टाइम है उस दौरान जो वोल्टेज और करंट दोनों ही ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, इसलिए पावर लॉस इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइज टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए पल्स ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन ए ड्राइवर सर्किट, यानी कि जो गेट ड्राइवर सर्किट है, जो गेट कैथोड के बीच सर्किट लगाया जाता है ट्रिगर करने के लिए, उसमें पल्स ट्रांसफार्मर का यूज क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है टू प्रोवाइड आइसोलेशन, यानी आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए पल्स ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। यानी कि जो पावर सर्किट है, ट्रांसफार्मर के दाएं साइड एक पावर सर्किट इधर होता है और इधर हाई पावर सर्किट होता है, इधर लो पावर सर्किट होता है। तो दोनों को आइसोलेट करने के पर्पज़ से पल्स ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। पल्स ट्रांसफार्मर का जो टर्न का रेशियो है वो 1:1 होता है, यानी कि ये वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं करता है, लेकिन ये सिर्फ आइसोलेशन के पर्पज़ से यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ए मेटल ऑक्साइड वारिस्टर इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग, यानी मेटल ऑक्साइड वारिस्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो मेटल ऑक्साइड वारिस्टर जो है यह एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस है। नॉन लीनियर रेजिस्टेंस है यानी कि जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो नॉन लीनियर रेजिस्टेंस है। और इस रेजिस्टेंस का जो नेचर है वो ये है कि जब वोल्टेज जब हाई होगा तो इसका रेजिस्टेंस लो हो जाता है, ये लो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, ताकि हाई वोल्टेज जो है इस लो रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो जाता है। और जब लो वोल्टेज होता है तो उस केस में इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, तो ये नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होता है। तो इसका उपयोग किया जाता है आपका एनोड सर्किट को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनोड सर्किट अगेंस्ट ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज जब होगा तो उस केस में ये मेटल ऑक्साइड वारिस्टर जो है इसका रेजिस्टेंस लो हो जाएगा और ये ओवर वोल्टेज जो है आपका इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो जाते हैं, यानी सर्किट एनोड सर्किट जो है वो ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द फंक्शन ऑफ कनेक्टिंग ए रजिस्टर इन सीरीज विथ गेट कैथोड सर्किट and a Zener diode across gate cathode circuit are respectively to protect the gate circuit of thyristor from, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि गेट कैथोड सर्किट के सीरीज में एक रजिस्टर को कनेक्ट किया जाता है, तो इसका क्या फंक्शन है? गेट कैथोड सर्किट के सीरीज में अगर रजिस्टर को कनेक्ट किया जाता है तो ये किस लिए किया जाता है? एक पार्ट इसमें ये है। दूसरा है कि गेट कैथोड सर्किट के पैरेलल में
जिनर डायोड कनेक्ट किया जाता है, इसका क्या पर्पस है, यानी कि किस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ओवर करेंट एंड ओवर वोल्टेज। कहने का मतलब ये है कि गेट कैथोड सर्किट जो है आपका, ये थारिस्टर का जो गेट और कैथोड का जो सर्किट है, इसका सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है, तो वो गेट सर्किट को ओवर करंट से प्रोटेक्ट करता है। और इसके पैरेलल में जो जिनर डायोड कनेक्ट किया जाता है गेट कैथोड सर्किट के, तो वो आपका जिनर डायोड आपका वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है, तो इसलिए वो ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है गेट सर्किट को। यानी कि इसमें जो दो पार्ट थे कि सीरीज गेट कैथोड सर्किट के सीरीज में रेजिस्टेंस को जो कनेक्ट किया जाता है वो ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए, और पैरेलल में जो जिनर डायोड कनेक्ट किया जाता है वो गेट कैथोड सर्किट को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ थारिस्टर इज प्रोवाइडेड बाई, यानी कि थारिस्टर का ओवर करंट प्रोटेक्शन किस प्रकार से प्रोवाइड किया जाता है। तो थारिस्टर का जो ओवर करंट प्रोटेक्शन है वो आपका सर्किट ब्रेकर और फ्यूज का यूज करके किया जाता है। यानी कि एनोड करंट जो है, तो एनोड करंट जब हाई हो जाएगा तो उस हाई एनोड करंट से थारिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्किट ब्रेकर और फ्यूज का यूज किया जाता है, जो कि जब एक लिमिट से ज़्यादा होगा तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाएगा या फ्यूज जो है वो मेल्ट कर जाएगा। इस प्रकार से जो आपका थारिस्टर का एनोड सर्किट है वो आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियर फ्रिक्वेंसी गेट ड्राइव इज यूज्ड फॉर टर्न ऑन ऑफ थारिस्टर टू रिड्यूस, यानी कि थारिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए जो गेट ड्राइव है, गेट कैथोड के बीच का जो सर्किट है, उसमें कैरियर फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया जाता है। कैरियर फ्रिक्वेंसी कहने का मतलब है कि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल यूज़ किया जाता है। इसके पीछे पर्पस क्या है? इसके पीछे पर्पस है टू रिड्यूस द साइज ऑफ पल्स ट्रांसफार्मर। जब हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है तो पल्स ट्रांसफार्मर का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है, तो इसलिए जो गेट ड्राइव सर्किट है उसमें हाई फ्रिक्वेंसी के कैरियर सिग्नल यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज परमानेंट डैमेज ऑफ एन एसीआर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एसीआर को परमानेंट डैमेज नहीं करता है। इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है आपका हाई रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज, यानी dV/dt अगर हाई होगा तो ये आपको थारिस्टर को डैमेज नहीं करेगा। जैसा कि अभी हमने बताया था कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज ज़्यादा होगा तो कैपेसिटिव करंट ज़्यादा होगा, जो कि स्मॉल अमाउंट का होता है, इसलिए ये आपका एसीआर को डैमेज नहीं करेगा। तो डैमेज क्या कर सकता है? हाई करंट होगा तो हाई रेट ऑफ राइज ऑफ करंट, हाई रेट ऑफ राइज ऑफ करंट होगा, यानी dI/dt अगर हाई है तो भी आपका थारिस्टर डैमेज हो सकता है। हाई टेम्परेचर रहेगा तो भी थारिस्टर डैमेज हो सकता है। तो इसमें पूछा गया है कि डज नॉट कॉज, किससे डैमेज नहीं होगा, तो वो है हाई रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इस लेक्चर में हमने 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थारिस्टर पर बेस्ड डिस्कस किए। थैंक यू।